लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के पहले भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चंडीगढ़ की चंडी देवी बहुत प्राचीन देवी हैं। किंवदंती है कि राजा वीरबाहु के किसी पूर्व पुरुष ने एक युद्ध जीतकर बारुई नदी के तट पर ये मंदिर बनवाया था और परवर्ती काल में केवल इसी मंदिर के आश्रय से धीरे धीरे ये गांव बस गया था। ऐसा जान पड़ता है एक समय सचमुच ही ये सारा चंडी गांव देवता की संपत्ति था, लेकिन अब तो मंदिर से लगी हुई कुछ बीघे जमीन के सिवा सब कुछ छीन लिया गया है। गांव इस समय बीज गांव की जमींदारी में है। किस प्रकार और किस दुर्गेय रहस्यमय राह से अनाथ और अक्षम की संपत्ति और वैसे ही निसहाय देवता का धन अंत को जमींदार के पेट में समा गया, ये जानना साधारण पाठकों के लिए व्यर्थ है। वक्तव्य केवल यही है कि चंडी गांव का अधिकांश इस समय चंडी के हाथ से निकल गया है। शायद देवता का इससे कुछ आता जाता नहीं, किंतु देवता के जो सेवायत या पुजारी हैं उनके मन का क्षोभ आज भी नहीं गया। इसी से अब भी झगड़े बखेड़े उठ खड़े होते हैं और बीच बीच में वो उग्र रूप धारण करने का उपक्रम करते हैं। बीज गांव का जमींदार वंश चिरकाल से अत्याचारी कहकर बदनाम है, किंतु लगभग 1 वर्ष पहले पुत्रहीन जमींदार की मृत्यु होने पर उनके भांजे जीवानंद चौधरी ने जिस दिन से बादशाही पाई है, उस दिन से छोटी बड़ी सारी प्रजा का जीवन एकदम दुर्भर हो उठा है। सबका नाकों दम है। जनश्रुति इस प्रकार है कि भूतपूर्व जमींदार काली मोहन बाबू तक ने इस आदमी की उच्छृंखलता से तंग आकर इसे त्याग करने का संकल्प कर लिया था, किंतु आकस्मिक मृत्यु ने उनकी इच्छा को कार्य रूप में परिणत नहीं होने दिया। यही जीवानंद चौधरी इस समय अपने राज्य को देखने भालने के मिस से चंडीगढ़ में आकर उपस्थित हुए हैं। गांव में जमींदारी की कचहरी का एक साधारण सा घर हमेशा से है, किंतु बांकुड़ा जिले के इस असमतल पहाड़ से सटे हुए गांव का स्वास्थ्य के संबंध में यथेष्ट सुनाम होने के कारण और विशेषतः बालुकामय बारुई नदी का पानी अत्यंत रुचिकर होने से जीवानंद के नाना स्वर्गीय राधा मोहन बाबू ने नदी के किनारे शांति कुंज नाम का एक बंगला बनवाया था और वो प्रायः बीच बीच में आकर कुछ दिन उसमें रह जाते थे, किंतु उनके पुत्र काली मोहन ने कभी किसी दिन यहाँ पदार्पण नहीं किया। अतएव जिस बंगले में किसी समय रूप था, ऐश्वर्य था, मर्यादा थी, जिसके चारों ओर का उद्यान दिन रात फूलों फलों से भरा रहता था, वही अब दूसरों के हाथ पड़कर अयत्न और अवहेलना के कारण जीर्ण मलिन और घास फूस झाड़ झखाड़ से भर गया था। न माली था न रखवाला, न आसपास आबादी। केवल बारुई के शुष्क उपकूल में ये टूटा फूटा बंगला वन जंगल के बीच खड़ा हुआ निरादृत गौरव की तरह दिन रात भाएं भाएं करता था। कितने दिनों से यहाँ किसी ने प्रवेश नहीं किया और कितने दिनों से कचहरी का प्रधान कर्मचारी इसके बारे में सदर में केवल झूठी कैफियत पेश करता आ रहा है, इसका किसी ने हिसाब नहीं रखा। ये जब हालत थी तभी अकस्मात एक दिन संध्या के समय केवल 2 आदमी साथ लेकर नए जमींदार गांव की कचहरी के सामने उपस्थित हो गए। वो पालकी से नीचे उतरे तक नहीं, केवल गुमाश्ता एक कौड़ी नंदी को बुलाकर कह दिया कि वो कुछ दिन शांति कुंज में रहेंगे। इतना कहकर ही वो गंतव्य पथ पर चल दिए। आशंका और उत्कंठा से एक कौड़ी का मुख विवर्ण हो गया। शायद वहां भीतर घुसने की राह ही न हो, शायद सब खिड़कियां दरवाजे चोर उखाड़ ले गए हों, शायद कोठरियों कमरों में झुंड के झुंड बाघ भालू रहते हों। वहां क्या है और क्या नहीं, इसकी कोई जानकारी ही एक कौड़ी को नहीं थी। इस संध्या के समय कहाँ आदमी मिलेंगे, कहाँ से रोशनी का बंदोबस्त होगा, कहाँ खाने पीने का आयोजन होगा, एकाएक अब वो क्या करे, किसकी शरण जाए, ये सोचकर एक कौड़ी का सारा शरीर भारी हो गया और सिर चकराने लगा। नौकरी तो गई ही, वो जाए, किंतु इस नए दुर्दांत मालिक की जो सब बातें उसने इस बीच लोक परंपरा से सुन रखी हैं, उनमें से किसी से भी उसे कोई राहत नहीं मिली। और ये जो कोई खबर नहीं, इत्तला नहीं, अचानक शुभागमन हो गया, ये जबकि केवल उसी के लिए हुआ है, तब इसी जमींदारी में रहकर बाल बच्चे लेकर कहाँ भागकर अपनी रक्षा करे, इसका कोई कूल किनारा ही उसे नहीं सूझ पड़ा। मालिक को उसने कभी नहीं देखा, इसका प्रयोजन ही नहीं हुआ। आज भी वो साहस करके उनके ऊपर नजर नहीं डाल सका।
लेकिन उस सकरी गली के एक ओर कहारों के आंखों से ओझल होते ही पालकी के छाया से ढके हुए अभ्यंतर में जो आकृति उसके मानसिक नेत्रों के आगे नाच उठी, वो अति भयंकर थी। उसकी अनेक गफलतों और अनेक चोरियों का अब जो कठोर विचार सरजमीन पर बैठकर चलेगा, उसका कोई अंश और किसी के कंधे पर डालना संभव होगा कि नहीं, यही सोचने की जब वो चेष्टा कर रहा था, ठीक उसी समय कचहरी का बड़ा प्यादा दौड़ता हुआ आ पहुंचा। वो बेचारा तगादे पर गया था। राह में इस दुर्घटना की खबर मिली। उसने हाफते हाफते पूछा, नंदी महाशय, हुजूर आ रहे हैं ना? एक कौड़ी ने उसकी ओर देखकर केवल कहा, हूं। विश्वंभर विस्मित होकर क्षण भर एक कौड़ी के पांडुर मुंह की ओर ताकता रहा। उसके बाद बोला, हूं क्या नंदी, खुद हुजूर जो आ रहे हैं? एक कौड़ी मन ही मन एक तरह से जान पर खेलने को तैयार हो गया था। विकृत स्वर में बोला, आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? खबर नहीं, इत्तला नहीं, हुजूर आ रहे हैं। हुजूर है तो कुछ सिर तो नहीं काट लेंगे? सहसा इस आकस्मिक उत्तेजना का अर्थ समझ में न आने से विश्वंभर थोड़ी देर चुप रहा, किंतु उसका दिमाग जैसे साफ था वैसे ही ठंडा, और प्यादा होने पर भी गुमाश्ते के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था। उसने एक कौड़ी को भीतर ले जाकर थोड़ी ही देर में शांत कर दिया और शराब की बोतल, मांस और उसके साथ की और भी एक चीज का गुप्त इशारा करके इतनी बड़ी आशा की वाणी सुनाने में भी वो नहीं हिचका कि पुरुष के भाग्य की सीमा जब देवता भी नहीं बतला सकते, तब हुजूर की नज़र में पड़ने पर नंदी के भाग्य में भी क्यों एक दिन सदर के नायब का पद नहीं मिलेगा, ये कोई भी जोर देकर नहीं कह सकता। थोड़ी ही देर में जब एक कौड़ी कुछ आदमी, दो लालटेनें और थोड़े बहुत फल मूल संग्रह करके विश्वंभर को साथ लिए शांति कुंज के टूटे फाटक के सामने उपस्थित हुआ, तब संध्याकाल बीत चुका था। उसने देखा इसी बीच झाड़ झकाड़ डाल पत्ते तोड़ ताड़ कर भीतर जाने के लिए काम चलाऊ रास्ता बना लिया गया है। तो भी इस वनमय अंधेरे रास्ते में सहसा घुसने की हिम्मत बड़ी देर तक किसी की नहीं हुई, और भीतर प्रवेश करने पर पग पग पर उन लोगों के शरीर में भय से रोंगटे खड़े होने लगे। ये जंगल लगभग 10 बीघे में फैला हुआ था, अतएव रास्ता भी कुछ थोड़ा नहीं है और उसे लांघने का दुख भी कम नहीं। कहीं एक दिया भी नहीं जलता, केवल चबूतरे के एक किनारे, जहां कहार पालकी रखकर चिलम पी रहे हैं, थोड़ी दूर पर एक जलती हुई सूखी लकड़ी के प्रकाश से थोड़ी सी जगह में साधारण सा उजेला हो गया है। खबर पाकर नौकर एक कौड़ी को एक कमरे के भीतर ले गया। सारा कमरा शराब की दुर्गंध से भरा हुआ है। एक कोने में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है और दूसरे सिरे पर एक टूटे फूटे तख्त के ऊपर बिछौना डालकर बीज गांव के जमींदार जीवानंद चौधरी बैठे हैं। रोगी सा दुबला पतला और गोरा शरीर है। उम्र का अंदाजा लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि उपद्रवों और अत्याचारों से मुंह सूख कर एकदम काठ की तरह सख्त हो गया है। सामने सुरा से भरा कांच का गिलास है और उसी के पास विचित्र आकार की शराब की एक बोतल जो लगभग खाली हो चुकी है। तकिए के नीचे से एक नेपाली खुखरी का कुछ हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा है और उसी के निकट एक खुले हुए बक्स में 2 पिस्तौलें रखी हुई हैं। एक कौड़ी जमीन पर माथा टेक कर प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मालिक ने कहा, तुम्हारा नाम एक कौड़ी नंदी है? तुम ही यहाँ के गुमाश्ता हो? खौफ से एक कौड़ी का कलेजा धक धक कर रहा था। उसने गर्दन हिलाकर अस्फुट कंपित कंठ से कहा, जी हुजूर। वो सोचकर आया था कि अब इसके बाद इस बंगले की बात उठेगी, लेकिन हुजूर ने उसका कोई जिक्र नहीं किया, केवल पूछा, तुम्हारी कचहरी की तहसील कितनी है? एक कौड़ी ने कहा, जी यही कोई 5,000 रुपया। 5,000? अच्छी बात है, मैं यहां 7-8 दिन हूं, मुझे इसी बीच में 10,000 रुपये चाहिए। एक कौड़ी ने कहा, जो हुक्म। मालिक ने कहा, कल सवेरे तुम्हारी कचहरी में जाकर बैठूंगा, यही कोई 10-11 बजे। इसके पहले मेरी नींद नहीं खुलती। आसामियों को खबर कर देना। एक कौड़ी ने आनंद के साथ सिर हिलाकर कहा, जो हुक्म। कारण ये बतलाने की जरूरत नहीं कि एक कौड़ी लगान के अलावा अतिरिक्त रुपए वसूल करने के भारी बोझ से अपने को अत्यंत प्रपीड़ित या संकट में पड़ा हुआ नहीं समझा। उसने पुलकित होकर कहा, मैं आज रात को ही चारों ओर आदमी भेज दूंगा, जिससे कोई ये न कह सके कि उसे समय पर खबर नहीं मिली। जीवानंद ने सिर हिलाकर अपनी सम्मति दे दी और मदिरा का पात्र मुंह से लगाकर एक ही सांस में उसे खाली करके धीरे से नीचे रखते हुए कहा,
एक कौड़ी, तुम लोगों के यहां जान पड़ता है विलायती शराब की दुकान नहीं है। खैर ना सही, मेरे साथ जितनी है उतनी से ये कई दिन कट जाएंगे, काम चल जाएगा, लेकिन मांस मुझे रोज चाहिए। एक कौड़ी तैयार ही था, बोला, ये कौन सी बड़ी बात है हुजूर, माता चंडी का सरस महाप्रसाद रोज हुजूर को दे जाऊंगा। हुजूर ने खुश होकर कहा, ठीक है। इसके बाद बोतल से थोड़ी सी मदरा पात्र में ढालकर पी और मुंह पहुंचते पहुंचते कहा, और भी एक बात है एक कौड़ी। एक कौड़ी का साहस बढ़ता जा रहा था। उसने कहा, क्या आज्ञा है हुजूर। मालिक ने मुंह में 2-3 लौंगे डालकर कहा, देखो एक कौड़ी, मैंने ब्याह नहीं किया और जान पड़ता है करूंगा भी नहीं। एक कौड़ी चुप रहा। तब इस शराबी जमींदार ने हंसकर कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भीष्मदेव हूं। महाभारत तो तुमने पढ़ा है ना। भीष्मदेव बनकर भी नहीं बैठा हूं, शुकदेव भी नहीं हो गया हूं। मेरी बात समझ तो गए एक कौड़ी, वो चाहिए। एक कौड़ी ने लज्जा से सिर झुका लिया और जरा गर्दन हिलाई। वो मुंह खोलकर जवाब नहीं दे सका, किंतु जिस निर्लज्ज उक्ति से जमींदार के गुमाश्ते तक को लज्जा मालूम पड़ती है, वो बात उन्होंने बिना किसी संकोच के मजे से कह डाली। इसकी कुछ परवाह नहीं की। बोले, और सब लोगों की तरह नौकरों से ये सब बातें कहना मैं पसंद नहीं करता, उससे ठगाना होता है। अच्छा अब जाओ, मेरी पालकी के कहारों के खाने पीने का इंतजाम कर देना। वे लोग शायद ताड़ी वाड़ी भी पीते हैं, उधर भी जरा नजर रखना। अच्छा जाओ। एक कौड़ी सिर हिलाकर स्वीकृति जताकर और एक बार पृथ्वी पर झुककर लंबी दंडवत करने के बाद बाहर जा रहा था कि हुजूर ने एकाएक उसे पुकारकर प्रश्न किया, इस गांव में कोई दुष्ट बदजात रियाया है, तुम जानते हो? एक कौड़ी घूमकर खड़ा हो गया। इसी जगह उसके बहुत दिनों का एक पुराना घाव था। मालिक के इस प्रश्न ने ठीक उसी जगह पर चोट की, किंतु उस वेदना को उसने एक संयम के आवरण से ढककर उत्सुकता रहित कंठ से कहा, जी नहीं, ऐसा तो कोई केवल तारादास चक्रवर्ती हैं, सो वो हुजूर की रियाया नहीं है। तारादास कौन है? एक कौड़ी ने कहा, गढ़चंडी के सेवायत। इन सेवायतों के साथ जमींदारी के सिलसिले में एक कौड़ी का अनेक बार लड़ाई झगड़ा हो चुका था। उनके लिए तो उसके मन में क्रोध की भावना थी नहीं, लेकिन लगभग 2 वर्ष पहले एक पक्के कटहल के पेड़ के लिए जो लड़ाई छिड़ी थी, उसकी जलन अभी तक मिट नहीं पाई थी, क्योंकि कटहल की लकड़ी के तख्ते उसे अपने लिए चाहिए थे। अंत में झुककर उसे चुपचाप झगड़ा वापस लेना पड़ा था। एक कौड़ी कहने लगा, क्या करूं हुजूर, अर्जी देने पर अच्छी तरह विचार नहीं होता, दीवान जी ध्यान ही नहीं देते, नहीं तो चक्रवर्ती को ठीक करते कितनी देर लगती है। लेकिन हुजूर एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप बढ़ावा देंगे तो वे लोग रियाया को बिगाड़ देंगे और गांव पर शासन करना कठिन हो जाएगा। हुजूर का नशा बढ़ता जा रहा था। लड़खड़ाती आवाज में बोले, तुमने अकेले तारादास का नाम लिया एक कौड़ी, फिर इस वे का क्या अर्थ है? एक कौड़ी ने कहा, चक्रवर्ती की लड़की भैरवी भी तो है, नहीं तो चक्रवर्ती स्वयं बुरा आदमी नहीं है, वो लड़की ही असल में सर्वनाशनी है। देश भर में जितने डाकू बदमाश हैं सब उसके गुलाम हैं। लगता है जमींदार बाबू के कानों में सारी बातें नहीं पहुंच पाईं। उन्होंने वैसे ही अस्पष्ट स्वर में कहा, होना ही चाहिए। उम्र कितनी है, देखने में कैसी है? एक कौड़ी ने कहा, उम्र ही 23-24 होगी, और अगर रूप की बात कहें तो वो लट्ठ गंवार सिपाही जैसी दिखाई देती है। न स्त्रियों जैसा सौंदर्य है, ना नाक नक्श, न स्त्रियों जैसा गठन, जैसे चूड़ा हथियार बांधकर लड़ाई करने चला हो। इसीलिए छोटी जाति वाले समझते हैं कि वही गढ़ की साक्षात चंडी है। जीवानंद अचानक सीधे होकर उठ बैठे, उत्साह और उत्सुकता से लाल लाल आंखें फैलाकर बोले, कहते क्या हो एक कौड़ी, मामला क्या है? खोलकर कहो तो समझूं। भली ही चोहड़ा जैसी है, लेकिन है तो गृहस्थ ब्राह्मण की लड़की, सर्वनाशनी कैसे हुई? और डाकू बदमाशों का दल क्यों आकर जुट गया? एक कौड़ी ने कहा, इसमें आश्चर्य क्या है हुजूर? ये कहकर उसने भैरवी का जो इतिहास बताया वो संक्षेप में इस प्रकार है। भैरवी किसी का नाम नहीं है, गढ़चंडी की प्रधान सेविका की ये एक साधारण उपाधि है। जैसे वर्तमान भैरवी का नाम षोडशी है, और इनके पहले जो थी उनका नाम मातगिनी भैरवी। माता के आदेश से उनका सेवायत कभी पुरुष नहीं हो सकता, स्त्रियां ही सदा से इस पद की अधिकारिणी होती आ रही हैं। अंदाजन 15-16 वर्ष हुए होंगे
एकाएक एक दिन खबर आई कि मातगिनी भैरवी के पति की मृत्यु हो गई। बड़ी मुश्किल से जब ये खबर सत्य प्रमाणित हुई, तब बाध्य होकर मातगिनी को भैरवी का पद छोड़कर काशी चला जाना पड़ा। जीवानंद अब तक चुपचाप सुन रहे थे। विस्मित होकर उन्होंने प्रश्न किया, विधवा होने पर शायद भैरवीगिरी खारिज हो जाती है? एक कौड़ी ने कहा, हाँ हुजूर। जीवानंद ने कहा, जान पड़ता है इसी से उन्होंने पति को अज्ञातवास के लिए भेज दिया था। एक कौड़ी ने कहा, इसके सिवा और तो कोई उपाय नहीं है हुजूर। माता के आदेश से ब्याह की 3 रातों के बाद पति भैरवी का स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसी कारण दूर देश से दुखी गरीब का कोई लड़का पकड़ लाकर उससे ब्याह करके दूसरे दिन ही रुपया पैसा देकर उसे विदा कर दिया जाता है और फिर कभी कोई उसकी परछाई तक नहीं देख पाता। यही नियम है, यही चिरकाल से होता आ रहा है। जीवानंद ने हंसकर कहा, कहते क्या हो एक कौड़ी, एकदम देश निकाला। भैरवी भी तो मनुष्य है। रात को एकांत में एक प्याला शराब ढालकर देना, गरम मसाला डालकर कुछ महाप्रसाद पकाकर खिलाना, एकदम कुछ भी नहीं कर सकते? एक कौड़ी ने सिर हिलाकर कहा, ना हुजूर, माता की भैरवी को पति का स्पर्श न करना चाहिए। लेकिन इससे क्या, गांव में पति के अलावा क्या और कोई पुरुष नहीं है? मातु भैरवी को देखा है और षोडशी भैरवी को भी। लोग क्या खामोखा उसके पैरों से लिपटते हैं? बात बात में हुजूर के साथ ही मामला मुकदमा रुजू कर देती है। जीवानंद ने हंसकर कहा, स्त्री महंत है और क्या, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन ये तो बताओ, मातु के बाद ये कैसे आ जुटी? एक कौड़ी ने कहा, चक्रवर्ती महाशय मातंगनी के भांजे हैं। ढाका या न जाने कहाँ किसी महाजन की आढ़त में खाता लिखने का काम करते थे। चिट्ठी पाकर चले आए, साथ में एक 10 वर्ष की लड़की ले आए और फिर कहीं से एक पात्र भी जुटा लिया। उसकी क्या जात है, किसका लड़का है, कहाँ घर है, कुछ पता नहीं। रात को ही ब्याह हो गया और रात को ही उसे रवाना कर दिया गया। उसके बाद मजे से गद्दी पर बैठकर राजभोग कर रहे हैं। कौन कोई बात कहे, कौन कुछ पूछे। गांव में भी कोई आदमी नहीं और राजा का भी शासन नहीं। ये कहकर उसने जमींदार पर ही कटाक्ष किया, किंतु देखकर समझ लिया कि उसकी ये वक्रोक्ति निष्फल गई। राजा आंखें मूंदे पल भर में ही जैसे तंद्रा में डूब गए। बहुत देर तक कोई बात नहीं हुई। कहीं उसकी जरा भी नासमझी से जमींदार की ये तंद्रा टूट न जाए, इसी डर से वो कठपुतली की तरह निश्चल खड़ा खड़ा मन ही मन उस शराबी के पुरखों का श्राद्ध करता रहा। फिर सोचने लगा कि वो चुपचाप खिसक जाए या नहीं। इसी समय जीवानंद ठीक सहज सुस्थ मनुष्य की तरह बोले, लगभग 15 वर्ष पहले की बात है ना? अच्छा, ये तारादास क्या देखने में खूब ठिंगना और गोरा है? एक कौड़ी ने कहा, नहीं हुजूर, चक्रवर्ती का रंग गोरा जरूर है, लेकिन डील डॉल लंबा है। जीवानंद ने कहा, लंबा है? अच्छा, तुमने ये कैसे जाना कि ये आदमी ढाका में महाजन की गद्दी में बही खाते का काम करता था? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कलकत्ते में रसोई बनाने का काम करता हो। एक कौड़ी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, सचमुच ही वो बही खाता लिखते थे। उनकी 6 महीने की तनख्वाह बाकी थी। मैंने ही नालिश कर नेकी धमकी के साथ चिट्ठी लिखकर रुपए वसूल करा दिए थे। जीवानंद ने कहा, तो फिर ये सच है। अच्छा, इसी आदमी ने क्या 5 साल पहले एक आसामी का घर उजाड़ने के मामले में मामा के खिलाफ गवाही दी थी? एक कौड़ी ने जोर से सिर को झोंका देकर कहा, हुजूर की नजर से कुछ भी नहीं छिपा रहता। जी हाँ, ये वही तारादास हैं। जीवानंद ने धीरे धीरे सिर हिलाकर कहा, उस दफा इसने बहुत से रुपयों के फेर में डाल दिया था। अच्छा, इसके दखल में कितनी जमीन होगी? एक कौड़ी ने मन ही मन हिसाब लगाकर कहा, 50-60 बीघे से कम नहीं। जीवानंद ने घड़ी भर चुप रहकर कहा, कल तुम खुद जाकर उसे जताओ कि बीघा पीछे 10 रुपये नजराना मुझे चाहिए। मैं यहां 8 दिन हूं। एक कौड़ी ने कुंठित और संकुचित होकर कहा, जी वो तो माफी देवोत्तर संपत्ति है हुजूर। जीवानंद ने कहा, देवोत्तर संपत्ति इस गांव में जौ भर नहीं है। सलामी न मिलने पर सब जब्त हो जाएगी। एक कौड़ी कुछ उत्तर न देकर चुपचाप खड़ा रहा। चक्रवर्ती महाशय के कारण नहीं, उनकी कन्या जगी सिपाही भैरवी की बात स्मरण करके। जमींदार तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन उसे तो इसी गांव में रहना है। एक बार उसने अस्फुट स्वर में कहना चाहा, लेकिन हुजूर, किंतु उसका वक्तव्य अधिक आगे नहीं बढ़ सका। हुजूर ने बीच ही में रोक कर कहा, लेकिन वेकिन इस समय रहने दो एक कौड़ी, मुझे रुपयों की जरूरत है।
500-600 रुपये मैं छोड़ नहीं सकूंगा। ये रुपए उसे देने ही होंगे। कल चक्रवर्ती को खबर देना कि वो कचहरी में हाजिर रहे। दलील दस्तावेज कुछ हो तो वो भी साथ ला सकता है। रात हुई, अब तुम जा सकते हो। मेरे आदमियों के खाने पीने का बंदोबस्त कर देना। सदर में लौटकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हुजूर माँ बाप हैं, कहकर एक कौड़ी एक बार और लंबी दंडवत करके घर से बाहर हो गया। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के पहले भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।